में आप तमाम बच्चों का हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि हमारे विद्यालय की प्रथा रही है कि प्रत्येक दिन कुछ न कुछ अच्छे विचार या अच्छे दिवस के बारे में बताया जाता है ताकि आपके मन और मस्तिष्क में एक नए ज्ञान का संचार होते रहे। बच्चों, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है, यह एक असीमित संसाधन माना जाता है और इसको जितना ही आप अपने हृदय में या मन में जितना ही संचार कीजिएगा वैसे ही आपका माइंड भी एक्सरसाइज होते रहता है। यानी आपको माइंड को एक्सरसाइज करना है तो ज्ञान को सीमित कर नहीं करना होगा बल्कि असीमित करना होगा। और ज्ञान एक निरंतर चलने वाली प्रोसेस है। अगर जिस दिन ज्ञान का संचार हम रोक देंगे उस दिन सृष्टि विनाश की ओर चल जाएगी। इसलिए ज्ञान हमारा परम हथियार हमारे जीवन का है। बच्चों, आज 28 जुलाई है। 28 जुलाई के एक वैश्विक इतिहास रहा है और एक वैश्विक इतिहास के रूप में हम लोग मनाते हैं। 28 जुलाई को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। यह 28 जुलाई के दिन प्रति वर्ष वैश्विक स्तर पे या वैश्विक रूप से यह मनाया जाता है। और यह जो इसलिए इसका मेन उद्देश्य यह है कि हम पर्यावरण को संरक्षण कैसे करें। पर्यावरण एक बहुत बड़ा आज के डेट में, आज की तिथि में एक चुनौती बन चुका है, जो मानव ही नहीं हमारे वैश्विक जितने भी जीवधारी हैं कहीं ना कहीं पर्यावरण से प्रभावित हो रहे हैं। परंतु हम इन चीजों पे देख नहीं रहे हैं, हम इन चीजों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में जब हम इन चीजों पर ध्यान नहीं देंगे तो आने वाला समय एक मानव ही नहीं पूरी विश्व जो है, पृथ्वी जो है मात्र एक प्लेनेट के रूप में एक पृथ्वी है जहाँ पे जीवन संभव है। वो दिन दूर नहीं होगा जिस दिन हम पृथ्वी को विनाश की ओर लेकर जाएंगे। आज भी हम विनाश के कगार पे हैं। पृथ्वी हमारी एक विनाश की कगार पे चल रही है। परंतु इस पृथ्वी को यानी इस प्लेनेट को बनाने के लिए ईश्वर ने बहुत अच्छा एक रिसोर्सेस दिया, वो मानव के रूप में। वो मानव के रूप में रिसोर्सेस दिया ताकि मानव क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए पर्यावरण के लिए, क्या नहीं करना चाहिए पर्यावरण के लिए, ये तमाम गतिविधियां एक सिर्फ मानव के पास है, ये जो अन्य जीवों के पास नहीं है। इसलिए मानव को सामाजिक पशु के रूप में हम जानते हैं। हम भी एक पशु हैं लेकिन हम एक सामाजिक पशु के रूप में हैं। क्यों सामाजिक पशु है? ताकि हमारे अंदर हम ये समझते हैं कि अगर हम किसी को मारेंगे या किसी को हम टॉर्चर करेंगे या कोई भी इकोसिस्टम को प्रभावित करेंगे तो इसका प्रभाव स्वयं मानव भी भुगत सकता है। तो मानव क्या करता है कि इन चीज़ों के लिए एक आकस्मिक पहल करता है और वो पहल जो है वैश्विक लेवल पे करता है। पर्यावरण संरक्षण एक मूलभूत इकाई मानव समाज के लिए है। इसके प्रति सोचना भी हमारा सबसे बड़ा परम उत्तम है। आज पर्यावरण का हानि के तरफ हम जा रहे हैं। हमारा इकोसिस्टम प्रभावित हो रही है। पारिस्थितिक तंत्र अगर प्रभावित होगा तो जाहिर सी बात है समूल जो भी हमारे इस प्लेनेट पे पाए जाने वाले जितने भी वन्य जीव या वन्य एंड जितने भी मानव है वो सभी चीज प्रभावित होगा। इसके लिए विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस के रूप में पहल किया गया, वैश्विक पहल किया गया कि हम अधिक से अधिक क्या करें कि पेड़ों को वनारोपण जिसे प्रोसेस कहा जाता है, एफोरेस्टेशन प्रोसेस किया जाए। वनारोपण प्रोसेस कहने मतलब हम अधिक से अधिक पेड़ों को लगाएं। लेकिन हम यहाँ पर तो देख रहे हैं कि विश्व स्तर पे जनसंख्या विस्फोट हो रही है। जनसंख्या विस्फोट पारिस्थितिक तंत्र का सबसे बड़ा क्या है
खतरा यानी डेंजर जोन लेकर जा रही है। लगभग भारत 144-43 करोड़ की आबादी में भारत है, जो प्रथम स्थान में जनसंख्या के मामले में आ चुका है। चाइना वही 140 करोड़ की आबादी लेकर बैठा हुआ है। अब बताइए, ये पृथ्वी पर जितना तेजी से मानव जनसंख्या बढ़ेगी तो हमें आवास की जरूरत होगी, आवास यानी हैबिटेट की जरूरत होगी, और हैबिटेट हमारा सीमित संसाधन है, क्योंकि हम हैबिटेट को तो बना नहीं सकते हैं, आवास को बना नहीं सकते हैं। और मानव क्या कर रहे हैं, जैसे पर्यावरण, जैसे जनसंख्या विस्फोट हो रहा है तो मानव को आवास नहीं हो रहा है, तो जंगलों की कटाई करके कृषि का निर्माण कर रहे हैं, कृषिकरण के बाद शहरीकरण का निर्माण कर रहे हैं। अब बताइए कि हमारे पूरे पर्यावरण को बैलेंस देने में पेड़ पौधे हमारे 95% रिसोर्सेज माने जाते हैं। जिस दिन पेड़ पौधे का क्षरण हो जाएगा, समझ लीजिए कि पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी का नाश निश्चित है। तो हम पेड़ों पौधों को क्या कर रहे हैं, मैंने पुनर्चक्रण के माध्यम से बताया कि पेड़ पौधों को हम दिन प्रतिदिन कटाई कर रहे हैं, वनों को कटाई करके कृषिकरण फार्मिंग में उस भूमि को बदल रहे हैं, और धीरे धीरे वो फार्मिंग वाले भूमि को हम शहरीकरण में बदल रहे हैं। अब जरा सोचिए, कहीं ना कहीं केडी कॉन्वेंट आज स्कूल है तो कल ये खेत होगा, यहाँ पे पेड़ पौधे होंगे, तो ये पेड़ पौधे क्या हमारे लिए हानिकारक है कि लाभदायक? लाभदायक है। और धीरे धीरे बढ़ रहा है, हम विकास की दुनिया में भाग रहे हैं, लेकिन अब जिस विकास की दुनिया में भाग रहे हैं, परंतु हमें यह पता नहीं है कि जिस विकास की दुनिया में भाग रहे हैं वो विनाश की दुनिया में की कोख में भी हम जा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि एफोरेस्टेशन प्रोसेस अधिक से अधिक करें। दूसरी बात कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत आपका काम है कि इसके माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, रेडियो संचार के माध्यम से, टीवी मैगजीन्स के माध्यम से, पेपर्स के माध्यम से हम मानवों तक पर्यावरण की शिक्षा दें कि कैसे हम पर्यावरण का सुझाव करें, कैसे हम पर्यावरण का संरक्षण करें। हमारे भारतवर्ष में लगभग 30 से 35% ऐसे लोग हैं जिनको पर्यावरण संबंधित से ज्ञान ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि पर्यावरण का मतलब क्या होता है। ठीक है, उनको यह पता नहीं है कि पर्यावरण होता क्या है, इसका करना क्या चाहिए, इसका उद्देश्य क्या है। यदि मानव इसको क्षरण करता है तो मानव कैसे खतरे में पड़ सकता है। ये हमारा सबसे बड़ा एक चैलेंजिंग प्रोसेस ऑफ क्वेश्चन हमारे जीवन में है, परंतु हम इन चीजों पर ध्यान नहीं देते। तो पहली पहल जो मैंने अभी तुरंत बोला कि पर्यावरण संरक्षण तहत अधिनियम के तहत हम क्या कर सकते हैं कि टेलीविजन टीवी के माध्यम से मानवों को बताएं कि पर्यावरण क्यों जरूरी है, पर्यावरण को समुचित नाश से क्या प्रभाव पड़ सकता है। हम मैगजीन्स, पत्रिकाएं हैं, पत्रिकाएं के माध्यम से पर्यावरण के उद्देश्य के बारे में बताएं कि पर्यावरण क्यों जरूरी है। हम लिटरेसी यानी शैक्षणिक लिटरेसी लेवल, शैक्षणिक स्तर के माध्यम से हम बताएं कि पर्यावरण संरक्षण के उपाय क्या है। हम सरकारी, गैर सरकारी संगठन के माध्यम से बताएं कि पर्यावरण संरक्षण करना क्यों उद्देश्य है, पर्यावरण के जो भी संसाधन हैं उनकी बचाव क्यों जरूरी है। जैसे आप जानते हैं, आपके शिक्षक, साइंस के जो टीचर होंगे, पढ़ा रहे होंगे कि दो संसाधन पर्यावरण के होते हैं, एक नवीकरणीय संसाधन होते हैं और दूसरा अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। नवीकरणीय संसाधन असीमित संसाधन है, इसका खपत करने से पुनः इसका निर्माण कर सकते हैं। जैसे नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण पवन ऊर्जा,
जल ऊर्जा, बायोमास, सौर ऊर्जा, ये जो ऊर्जा है इसका पर्यावरण से क्षरण नहीं कर सकते हैं। ये अगर पवन ऊर्जा हम बना रहे हैं तो पवन ऊर्जा वायुमंडल से खत्म होने वाला नहीं है, तो इसका हमें समझना चाहिए। लेकिन पवन ऊर्जा में भी प्रदूषित हो सकता है, सौर ऊर्जा में भी प्रदूषण की मात्रा आ सकता है, इसका भी एलिमिनेशन हो सकता है, इसके बारे में हमें समझना चाहिए। अनवीकरणीय संसाधन क्या है? अनवीकरणीय वैसे संसाधन है जो हमारी सीमित संसाधन है, एक बार हमारे पर्यावरण से खत्म होने के बाद पुनः इसका निर्माण नहीं कर सकते। जैसे अनवीकरणीय संसाधन में उदाहरण है कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल, डीजल। ये एक बार डीजल, पेट्रोल, कोयला, नेचुरल गैस, ये अगर एक बार हमारे पृथ्वी से खत्म होंगे तो पुनः ये हो नहीं सकते हैं, पुनः ये इसे बनाया नहीं जा सकता। तो संसाधन संरक्षण भी पर्यावरण संरक्षण का मूलभूत इकाई है। आज देखते हैं जब कोयला जलाते हैं, पेट्रोल वाले आपको बहुत सारी गाड़ी चलाए देखते हैं, स्कूटर, मोटरसाइकिल देखने को मिलता है, आपको बहुत सारे मोटर बाइक देखने को मिलता है। तो ये पेट्रोल जलाने से क्या होता है, इससे क्या होता है कि नीचे से धुआं निकलता है तो प्रकृति को क्या करता है, प्रदूषित करता है। डीजल को चलाएंगे तो डीजल क्या होता है, प्रकृति को प्रदूषित करता है। मिट्टी का तेल का दिया जलाते हैं, आज ये प्रथा खत्म हो चुकी है। मिट्टी का तेल ये भी हमारा अनवीकरणीय संसाधन के उपयोग में आते हैं, अगर इसको भी खत्म कीजिएगा तो आ नहीं सकते, दूसरी बात ये जलाएंगे तो प्रदूषण की भावना रहेगी। तो भारत सरकार और वैश्विक स्तर पर पहल किया गया कि भाई कम से कम हम प्रदूषण करें। इसलिए इन लोगों ने क्या किया कि जो हम पेट्रोल पे गाड़ी चला रहे हैं, तो वैश्विक स्तर पे निर्माण किया जा रहा है कि हम सौर ऊर्जा से गाड़ी चलाएं। आज भी आसपास में सीएनजी का गाड़ी आप लोग देख रहे हैं, जिसको फुल फॉर्म सीएनजी का कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहा जाता है, संपीड़क प्राकृतिक गैस। ये जलाने से क्या होगा कि आपको कम से कम वायुमंडल को तो प्रदूषित नहीं ना करना पड़ेगा, साउंड पोल्यूशन से तो बचा सकते हैं ना। अब मारते हैं फटफट भगवान पर लगता है, इससे क्या दो तरीका से होता है, एक तो ध्वनि प्रदूषण होता है, इससे हमारे बहुत सारे प्राकृतिक जितने भी वन्य जीव हैं या प्राणी उसको प्रभावित होता है। और दूसरा है कि नीचे से क्या निकलता है, गैस निकलता है, तो गैस भी आपको प्रभावित करता है। तो इसका मतलब है कि इन चीजों से सरकार इसको बचाव करना चाह रही है, इसको बचाव कर रही है। तो हम कम से कम पर्यावरण को प्रदूषित करें, पर्यावरण प्रदूषित कीजिएगा तो बहुत सारा प्रभाव मिलेगा। आप देखिएगा कि आज से 15-20 साल पहले आपके आसपास में क्षेत्र में गिद्ध दिखाई दिया करता था। गिद्ध हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस करने में एक बहुत बड़ा एक जीव माना जाता है। वो क्या करता है कि हमारे पर्यावरण में जो भी मृत जो जीव हैं उसको क्या करता है, गिद्ध खाकर हमारे वायुमंडल को प्रदूषित होने से बचाता है। लेकिन वो चीज आज दिन प्रतिदिन प्लाइन अवस्था में जा रहा है, एंडेंजर सिचुएशंस में जा रहा है, खतरे की स्थिति में जा रहा है। इसका कारण कौन है? स्वयं मानव है, क्योंकि मानव को यह ज्ञान नहीं हो रहा है, ज्ञान नहीं हो रहा है कि हम जनसंख्या को क्यों बढ़ा रहे हैं वैश्विक संगठन के रूप में। इसलिए अगर पूरे सर्कुलेशन को देखें, पूरे साइकिल को देखें, तो ये पूरे चीज को बचावे सिर्फ और सिर्फ मानव ही एक हथियार है जिसको बचा सकता है। एक ही हथियार है, कम से कम जनसंख्या का
प्रायोजन, जनसंख्या विस्फोट से बचाना, हम दो हमारे दो, बस यही नीति लेकर हमें समाज में आगे बढ़ना है। पहले के मानो जनसंख्या पर ज़्यादा उन लोगों को ज्ञान ही नहीं था, शिक्षा ही नहीं था कि ये जनसंख्या आने वाले समय में हमें खतरे का घंटी बजा सकता है। तो जितना भी मूलभूत आपको नॉलेज दिया जा रहा है, आप समझिए, जाकर अपने घरों में अधिक से अधिक पेड़ लगाइए। जैसे आप लोगों को 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने के लिए कहा जाता है, 22 मार्च को जल दिवस के रूप में मनाते हैं, 22 मई को बायोडाइवर्सिटी डे, जैव विविधता दिवस मनाते हैं। तो ये जो जितने भी पहल बताया जा रहा है, ये पहल किसके लिए है? ये कहीं ना कहीं जितना भी पहल बताया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं इकोसिस्टम को, अपने प्लैनेट को बचाने के लिए किया जा रहा है। अब पर्यावरण को बचाव करने के लिए अन्य भी बहुत सारी बातें हैं। वाला कम से कम प्लास्टिक का यूज कीजिए अपने प्रदेश में। अपने गार्जियन से कहिए कि भाई प्लास्टिक क्या होता है, ये श्राद्ध नहीं हो सकता है, इसका क्षरण नहीं हो सकता है, और ये जो होता है मिट्टी की उर्वरकता क्षमता को प्रभावित करती है। मिट्टी की उर्वरकता क्षमता को प्रभावित करती है, इसलिए प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम किया जाए। आप कहीं भी, भारत स्टेट गवर्नमेंट कई तरह के प्रोसेस कर रही है। जैसे सिक्किम में जाइए, आप जाइए, उत्तर भारत में आप कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश में जाइए, असम में जाइए, नागालैंड में जाइए, यहाँ के सरकार ने प्लास्टिक पर बैन लगाया है। प्लास्टिक पर बैन का मतलब प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है। दूसरा प्रावधान है कि अगर प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, चारों तरफ भेज रहे हैं, तो ये मिट्टी में, समुद्र में, या जहां जहां ये जीव प्राणी होंगे, उनको भी ये प्रभावित करेंगे। आप जान रहे हैं कि आज समुद्र के वन्य जीव खतरे में हैं। नदियों के वन्य जीव, समुद्र के जितने भी जीव हैं वो खतरे में हैं। नदियों के जितने भी हैं वो जीव खतरे में हैं। झीलों और तालाबों के जितने जीव खतरे में हैं। इसका कारण एक और है कि प्लास्टिक है, इसको कम से कम इस्तेमाल किया जाए। यही हमारी पहल शिक्षा है। प्लास्टिक के बदले क्या चीज का इस्तेमाल कीजिए? तो कागज का ठोंगा या इस्तेमाल कीजिए। जैसे सिक्किम में, आप असम में जाइए, अरुणाचल प्रदेश में जाइए, मेघालय में जाइए, ऐसे क्षेत्र में जाइएगा तो वे लोग ठोंगा का इस्तेमाल करते हैं। कपड़े का क्या बनाइए? कपड़े का थैला बनाइए। प्लास्टिक के थैले के बदले कपड़े के थैला आप बनाइए, जिससे आप मार्केटिंग कर सकें। कपड़े के थैले बनाइए आपको स्कूल बैग के लिए। ये आपके लिए क्या करेगा कि आपको भी प्रभावित करने से बचा सकता है। ये जो सावधानियां जो है, ये जो पहल जो है, जो बताया जा रहा है, उसको सामना कीजिए और बनाइए। इस माध्यम से आज केडी गवर्नमेंट के जितने भी छात्रगण हैं, उन तमाम जनों से आग्रह है कि 4 to 7 तक के जितने भी बच्चे हैं, वैश्विक पर्यावरण संरक्षण दिवस के रूप में आप लोग प्रोजेक्ट बनाएं, उनके पहल को समझे, उनके विचार को समझे, उनको थीम को समझे। वैश्विक पर्यावरण संरक्षण दिवस 28 अप्रैल को मैंने पहले भी बताया कि मनाया जाता है, लेकिन इसका कोई संगठन के रूप में नहीं, बल्कि एक वैश्विक संगठन के रूप में मनाया जाता है, ताकि एक देश का ये चुनौती नहीं, पूरे विश्व के में 193 से अधिक कंट्रियों की चुनौती है, और 193 कंट्री इसको मिलकर मना रही है। इसे मनाने का समझना है, समाधान करना है, इस पहल को समझना है, और जो वैश्विक संगठन पे जो विषय और थीम जारी जो किया जाता है, जैसे अब की बार है
कि हम बड़े अपने प्लेनेट के नष्ट होने से बचाएं। पृथ्वी एकमात्र एक प्लेनेट है जिसपे जीवन संभव है, उसको बचाएं। आने वाले आगामी चुनौतियों से लड़ने के लिए हम ऐसे तकनीक का इस्तेमाल करें जो हमारे और हमारे समाज के लिए कारगर साबित हो। तो इन चीजों पर ध्यान दें। इन्हीं पूर्ण बिंदुओं के साथ, अपने बिंदुओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा।